हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 10 कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। तो कोशिका चक्र क्या होता है और कोशिका विभाजन क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोशिका विभाजन तो हमने इससे रिलेटेड कुछ पहले पढ़ा है। इससे पहले जो कोशिका वाला चैप्टर था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें हमने देखा था कि कोशिका विभाजन के बारे में किसने बताया था। कोशिका विभाजन के बारे में बताया था 1855 के अंदर रुडोल्फ विर्चोव नामक साइंटिस्ट था। उसने बताया था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला यानी जितनी भी नई कोशिकाएं हैं उनका निर्माण उनकी पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। तो ये हो गया कोशिका विभाजन। और कोशिका चक्र क्या होता है कि एक बार कोशिका विभाजन करती है तो उसके बीच में जितनी भी घटनाएं होती है उसे बोला जाता है कोशिका चक्र। तो कैसे एक कोशिका से इतने बड़े जीव का निर्माण होता है, तो इसका आंसर है कोशिका विभाजन के द्वारा। वृद्धि व जनन सभी कोशिकाओं का ही नहीं, सभी सजीवों की विशेषता है। सभी सजीवों के अंदर भी वृद्धि और जनन होता है। सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर जनन करती है, जिसमें प्रत्येक पैतृक कोशिका विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। यानी जो भी पुरानी कोशिका है उसकी पेरेंट सेल है वो दो नई डॉटर सेल बनाएगी। ये नवनिर्मित संतति कोशिकाएं स्वयं वृद्धि व विभाजन करती है। अब जो नई कोशिकाएं बनी है वो वापस से वृद्धि कर सकती है। जैसे ये दो नई संतति कोशिकाएं बन गई है, इससे एक से पहले उसने वृद्धि करी है, फिर ये विभाजन कर लिया, दो बन गई, अब ये वापस वृद्धि करके विभाजन कर सकती है। तो ऐसे आगे से आगे करती जाएगी तो ये पूरी लाखों की संख्या में कोशिका बन जाएगी और एक नई कोशिकीय जनसंख्या का निर्माण करती है। देन इसके बाद में आता है कोशिका चक्र। कोशिका चक्र अभी हमने पढ़ा कि कोशिका विभाजन के दौरान होने वाली संपूर्ण घटनाओं को ही कोशिका चक्र कहते हैं। तो कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसकी ये जो अवस्थाएं हैं इसमें क्या आती है कि जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था, G2 प्रावस्था और एम प्रावस्था। तो ये जो तीनों है इसके अंदर कोशिका करती है वृद्धि और ये लास्ट वाली एम प्रावस्था में कोशिका करती है विभाजन। तो एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति व कोशिका की वृद्धि होती है। डीएनए की प्रतिकृति कौन सी अवस्था में होती है? एस प्रावस्था के अंदर। और साथ में कोशिका वृद्धि, तो इन तीनों के अंदर ही कोशिका वृद्धि हो रही है और एम के अंदर इनमें जाके विभाजन हो जाएगा। ये सभी प्रक्रियाएं जैसे कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृति और कोशिका वृद्धि एक दूसरे के साथ समायोजित होकर इस प्रकार संपन्न होती है कि कोशिका विभाजन सही होता है। मतलब ये इस टाइप से होती है कि कोशिका विभाजन सही होता है और संतति कोशिकाओं में इनकी पैतृक कोशिकाओं वाला जीनोम होता है। जीनोम को यहाँ पे डीएनए बोल लो। वैसे जीनोम क्या होता है? जीनोम होता है अगुणित गुणसूत्र का समुच्चय यानी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो घटनाओं का यह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन करती है यानी डीएनए को डबल करती है, रिप्लिकेशन व अन्य संगठक यानी बाकी जितने भी उसके संगठक है उनका संश्लेषण, उनका निर्माण करती है और उसके पश्चात विभाजित हो जाती है और दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसे ही कोशिका चक्र कहते हैं। यद्यपि कोशिका वृद्धि यानी कोशिका द्रव्य वृद्धि के संदर्भ में, कोशिका वृद्धि का मतलब कोशिका द्रव्य के अंदर वृद्धि होने के संदर्भ में एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंदर डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र की किसी एक विशिष्ट अवस्था में होता है। कौन सी विशिष्ट? अभी अभी बताया था, एस प्रावस्था के अंदर। यानी एस प्रावस्था के अंदर विशिष्ट अवस्था में कोशिका चक्र में डीएनए का संश्लेषण होता है। देन कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिकृति गुणसूत्र यानी जो डीएनए है उसका रिप्लिकेशन कॉपी बनाई जाती है। वो जटिल घटनाक्रम के द्वारा संतति केंद्रक, दो संतति कोशिकाएं बनेगी, दोनों के अंदर एक एक चले जाएंगे और ये सारी घटनाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? आनुवंशिक नियंत्रण के द्वारा होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। देन यहाँ पे है कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। एक प्ररूपी यूकेरियोटिक चक्र का उदाहरण है यहाँ पे मनुष्य की कोशिका, जिसके अंदर जो कोशिका विभाजन है वो लगभग 24 घंटे में कोशिका विभाजित होती है। एक कोशिका को विभाजित होने में 24 घंटे लगते हैं यहाँ पे। और यीस्ट का देखें तो यीस्ट के कोशिका चक्र के पूर्ण होने में लगभग 90 मिनट लगते हैं और ऐसे देखें तो 1 आवर और 30 मिनट। और ये कोशिका की जो ये विभाजित होने वाली अवधि है ये हर कोशिका में, या फिर हर कोशिका को तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक जीव से दूसरे जीव के अंदर ये जो है बदलती रहती है। फिर है कोशिका चक्र की दो मूल अवस्थाएं हैं। एक होती अंतरावस्था यानी इंटरफेज, दूसरी होती एम प्रावस्था यानी सूत्री विभाजन बोल दो या फिर माइटोसिस फेज जिसे बोला जाता है।
तो यहाँ से लेके G1S और यहाँ पे G2 तक पूरी इंटरफेज है, यानी अंतरावस्था है, और ये लास्ट में एम प्रावस्था है, जिसके अंदर यहाँ पे कोशिका द्रव्य का विभाजन वाली ये प्रावस्था है, साथ में यहाँ पे केंद्र का विभाजन होता है, यानी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन, और कैरियोकाइनेसिस का मतलब कोशिका के केंद्रक का विभाजन। तो यहाँ पे पूरे 24 घंटे में ये कोशिका विभाजित होगी। तो जीवन यहाँ से G1S और G2 को, यानी ये वृद्धि प्रावस्था है, इसे वृद्धि प्रावस्था बोला जाता है। इंटरफेज को यानी तैयारी प्रावस्था भी बोला जाता है। इसको पूरा कंप्लीट होने में इसको 23 घंटे लग जाते हैं, लेकिन कोशिका को विभाजन करने के लिए, मेन विभाजन करने के लिए सिर्फ 1 घंटा ही लगता है। तो यहाँ पे एक और आता है कि जीवाणु की कोशिका है वो 20 मिनट के अंदर विभाजित हो जाती है। देन यहाँ पे है कि सूत्रीय विभाजन एम अवस्था उस अवस्था को व्यक्त करती है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या समसूत्रीय विभाजन होता है। इससे पहले वाली तो पूरी इंटरफेज है, उसके अंदर तो सिर्फ इसकी वृद्धि हो रही है, और जो भी रिप्लिकेशन डीएनए है उनका प्रोटीन का संश्लेषण जो करना वो सब हो रहा है, लेकिन मेन विभाजन कहाँ पे हो रहा है? ये एम प्रावस्था के अंदर मेन विभाजन हो रहा है। और अंतरावस्था दो क्रमिक एम प्रावस्थाओं के बीच की प्रावस्था को व्यक्त करती है। दो क्रमिक एम प्रावस्थाओं के बीच की व्यवस्था कैसे हुई अंतरावस्था? क्योंकि यहाँ से ये वापस एम प्रावस्था आ गई, अब वापस से यहाँ पे इंटरफेज आ जाएगी। पहले इंटरफेज थी, फिर एम प्रावस्था आई, वापस इंटरफेज आई, दोबारा यही क्रम चलता रहेगा। तो यहाँ पे दो एम प्रावस्थाओं के बीच में एक यहाँ पे इंटरफेज या फिर अंतरावस्था आती है। मनुष्य की कोशिका की औसतन अवधि 24 घंटे की कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ 1 घंटे में ही पूर्ण होता है। अभी मैंने बताया था कि कोशिका को विभाजित करने में सिर्फ 1 घंटा लगता है, लेकिन उसको पूरी तैयारी करने के लिए उसको पूरे 23 घंटे लग जाते हैं, या फिर ऐसे बोले तो 95% से भी ज़्यादा टाइम उसको अंतरावस्था में लग जाता है, और यहाँ पे 5% टाइम देके तो उसको एम प्रावस्था के अंदर लगता है। एम प्रावस्था का आरंभ में उसमें केंद्रक का विभाजन होता है, कैरियोकाइनेसिस, जिसकी यहाँ पे 5 स्टेप और है। ओके, पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसमें 4 स्टेप है, और उसके बाद में होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो ये भी 2 प्रावस्थाओं में बंट गई। एम प्रावस्था में 2 चीज़ें होती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस केंद्रक का विभाजन, साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य का विभाजन। अंतरावस्था को विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वो आराम से रेस्ट कर रही है, पूरा तैयारी कर रही है, वृद्धि कर रही है आराम से। जो भी ये वह प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, यानी तैयारी प्रावस्था है। तथा इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि व डीएनए का प्रतिकृतिकरण दोनों होते हैं। इसमें मतलब मेनली 2 चीज़ें होती है, कौन सी की? या तो कोशिका वृद्धि कर रही है और साथ में डीएनए का प्रतिकृतिकरण, जो कि एस प्रावस्था के अंदर होता है। प्रतिकृतिकरण यानी रिप्लिकेशन, उसकी डीएनए की कॉपी बना रही है। फिर है कि अंतरावस्था है, उसको 3 प्रावस्थाओं के अंदर बांटा गया है, जैसा कि अभी पहले भी बताया था, G1S और G2 फेज। इसको बोला जाता है पश्च सूत्री अंतरकाल प्रावस्था। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सूत्री विभाजन के ये पहले की प्रावस्था है। और एस प्रावस्था संश्लेषण, क्योंकि इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए की कॉपी बनाई जाती है, इसलिए इसको संश्लेषण प्रावस्था कहा जाता है। पूर्व सूत्री विभाजन अंतरकाल प्रावस्था यानी G2 फेज। G2 फेज इसको पूर्व सूत्री विभाजन यानी सूत्री विभाजन के पहले की, और ये सूत्री विभाजन के बाद की। फिर है कि पश्च सूत्री अंतरकाल प्रावस्था G1 फेज के अंदर क्या होता है? समसूत्री विभाजन और डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच के अंतरकाल को प्रदर्शित करता है। यानी इसके अंदर क्या होगा? जो समसूत्री विभाजन हो रहा है उसके और डीएनए प्रतिकृतिकरण, इन दोनों के बीच में जो प्रावस्था आती है उसे बोला जाता है G1 फेज। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे समसूत्री विभाजन हो रहा है, यहाँ पे समसूत्री विभाजन हो रहा है, और यहाँ पे डीएनए का प्रतिकृतिकरण हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में जीवन प्रावस्था आ रही है, इसलिए इसको इनके बीच में आने वाली अंतराल को प्रदर्शित करती है कौन? जीवन प्रावस्था।
जीवन प्रावस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है एवं लगातार वृद्धि करती है। कोशिका किस रूप से सक्रिय होती है? उपापचयी, यानी अपने वो नॉर्मल जितना भी संश्लेषण करना है, एटीपी बनानी है, ऊर्जा बनानी है, जो भी उसको उपापचयी रूप से वो सक्रिय रहती है और साथ में लगातार वृद्धि करती रहती है। परंतु जीवन के अंदर कोई भी डीएनए का प्रतिकृतिकरण नहीं होता। डीएनए का प्रतिकृतिकरण कहाँ पे होता है? एस प्रावस्था के अंदर। एस फेज या संश्लेषण प्रावस्था। इसको संश्लेषण क्यों बोल दिया? क्योंकि डीएनए का निर्माण कर रही है एवं इसकी प्रतिकृति यानी रिप्लिकेशन, कॉपी बना रही है इसका। इस दौरान डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। पहले तो एक डीएनए बनाती है, फिर उसकी कॉपी भी बनाती है, इसलिए वो डबल कर देती है उसको, यानी डीएनए की मात्रा यहाँ पे दोगुनी हो जाती है। जो एस प्रावस्था थी उससे पहले डीएनए मतलब सिंगल था, उससे पहले भी सिंगल था, लेकिन जैसे ही एस प्रावस्था आ गई, एस प्रावस्था के अंदर से कोशिका आगे प्रारंभ कर रही है, आगे जा रही है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर डीएनए की कॉपी बन गई है, डीएनए की मात्रा उसके अंदर दुगुनी हो गई है। यहाँ पे ये भी देख लो कि प्याज की जो जड़ है या फिर प्याज की कोशिका के अंदर 16 गुणसूत्र होते हैं, क्या पता पूछ ले। फिर है कि एस प्रावस्था के दौरान केंद्रक में डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है और तारक केंद्र कोशिका द्रव्य में भी प्रतिकृतिकरण होता है। मतलब एक है कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण हो रहा है, दूसरी है कि तारक केंद्र का है उसका कोशिका द्रव्य में प्रतिकृतिकरण हो रहा है। और यहाँ पे जीवन प्रावस्था में देखें तो उसके अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। तीनों चीज़ें याद रखनी है। देन यहाँ पे है कि कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो विभाजित ही नहीं होती, जैसे हृदय की कोशिका है वो विभाजित नहीं होती। साथ में हमारी तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन होती है वो भी विभाजित नहीं होती। ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती है, जीवन अवस्था तक तो जाती है, लेकिन उसके बाद में निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती है, जिसे कोशिका की चक्र की शांत अवस्था या फिर जीनोट अवस्था कहते हैं। ये शांत अवस्था ये रही। यहाँ पे जीवन में आई, उसने उपापचयी रूप से सक्रिय हुई, सब कुछ अपना काम नॉर्मल किया, लेकिन इनको आगे विभाजन नहीं करना। अगर एस में चली गई तो डीएनए डबल हो जाएगा, फिर इसको तो विभाजन करना ही पड़ेगा, लेकिन इनको विभाजन नहीं करना, तो ये यहाँ से ही चली जाएगी वापस जीनोट अवस्था में, जिसे बोला जाता है शांत प्रावस्था। जैसा कि कोशिका उपापचयी रूप से तो सक्रिय होती है, लेकिन ये विभाजन नहीं करती है और इसका विभाजन जीव की आवश्यकता अनुसार होता है। कुछ में होता है जिनमें जीव की आवश्यकता अनुसार इनका विभाजन होता है, जैसे कि पादप में होती है मर्दूतक की कोशिकाएं या फिर पेरेन्काइमा सेल्स। अब क्या है कि प्राणियों में जो सूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन है, वो केवल द्विगुणित कायिक कोशिकाओं के अंदर ही होता है। कुछ अपवाद है इसमें, जैसे कि नर मधुमक्खियां हैं, उनके अंदर ये अपवाद में आ गई। नर मधुमक्खियां और पादपों के अंदर देखें तो अगुणित और द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में ही समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन हमारे प्राणी है उनके अंदर सिर्फ द्विगुणित कायिक कोशिकाओं के अंदर ही ये समसूत्री विभाजन होता है। देन यहाँ पे आती है एम प्रावस्था। ये सर्वाधिक नाटकीय प्रावस्था है, क्योंकि ये नाटक करती है। कैसे करती है? क्योंकि इसकी अलग अलग इसके अंदर और प्रावस्था है। जनक और संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसे सम विभाजन, यानी ये बराबर बांट देती है गुणसूत्रों को। पहले जितने मतलब माता पिता के पास थे उतने ही उनके बच्चों के पास में होंगे, तो दोनों में समान हो गए, इसलिए इसको बोला जाता है समप्रावस्था या फिर सम विभाजन। सर्वाधिक नाटकीय प्रावस्था हो गई। जनक और संतति कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। फिर इसके अंदर दो अवस्थाएं होती है, कैरियोकाइनेसिस और यहाँ पे दूसरी, एक था कोशिका द्रव्य का विभाजन और दूसरा था यहाँ पे केंद्रक का विभाजन। तो कैरियोकाइनेसिस को देखते हैं सबसे पहले। इसके अंदर चार आती है वापस, PMAT, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। PMAT से याद रख लो। जैसे पहले यहाँ पे नीट का जो पेपर था उसको PMT का पेपर ऐसे था, पहले NTA नहीं करवाता था, तो इसको PMT बोला था। PMAT से याद रखो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। देन यहाँ पे आती है पूर्वावस्था, प्रोफेज, फर्स्ट नंबर पे पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है? अंतरावस्था की एस व G2 अवस्था के बाद पूर्वावस्था कैरियोकाइनेसिस का पहला पड़ाव है। सबसे पहली प्रावस्था यही है। अंतरावस्था की एस प्रावस्था और G2 अवस्था के बाद में ये होती है। G2 व एस अवस्था के अंदर डीएनए के नए सूत्र बन जाते हैं, यानी डीएनए का प्रतिकृतिकरण हो जाता है, लेकिन ये आपस में गूंथे होने के कारण ऐसे दिखाई नहीं देते हमें साफ। तो यहाँ पे क्या होता है? पूर्वावस्था के अंदर गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन के प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान है। इसके अंदर जो केंद्रक में जितना गुणसूत्र का जो पदार्थ पड़ा रहता है उसका संघनन, यानी पूरा इसे एकत्रित हो रहा है वो पदार्थ, यानी प्राक गुणसूत्र का निर्माण हो रहा है, वो वहाँ पे गुणसूत्र के निर्माण के लिए इकट्ठा हो रहा है, पूरा गुणसूत्र के जैसा वो बाद में दिखेगा। फिर यहाँ पे इसमें सेकंड पे होता है कि तारककाय और जो तारक केंद्र है वो कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। जो साइड में दोनों तारक केंद्र और तारककाय होते हैं वो कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे
कुछ ऐसे घटनाएँ हैं जो क्या होती है कि गुणसूत्र द्वारा संघनित गुणसूत्रीय द्रव्य, गुणसूत्र का जो द्रव्य संघनित होता है और ठोस गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। सेंट्रोमियर यहाँ पे ये बीच में जो संरचना है उसे सेंट्रोमियर बोला जाता है और ये दोनों साइड से गुणसूत्र ऐसे जुड़ा रहता है। 2 ये अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है। अंतरावस्था के समय जिस तारकाय का द्विगुणन हुआ था, यानी अंतरावस्था के अंदर हमने देखा था प्रावस्था के अंदर तारकाय भी डबल कॉपी बनाता है जैसे डीएनए बनाता है, तो वो कोशिका में विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगता है, यानी एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। फिर है कि तारकाय है वो सूक्ष्म नलिकाएं इनसे निकलती है। इसकी तारकाय की पहले संरचना पड़ी थी 9+0 वाली संरचना थी। सूक्ष्म नलिकाएं ये विकृत करता है, उसको बिखेरता है। इसे कहा जाता है तारक एस्टर या फिर तारक किरण। समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं ये पूरा ऐसे बिखर के। फिर पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से हम देखते हैं तो इसके अंदर जो गोल्जी बॉडी जो भी जितने भी ये केंद्र के जो अंग थे, यहाँ पे कोशिकांग थे, वो यहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई देते, यानी ये सारे विलुप्त हो जाते हैं। कौन सी प्रावस्था में? पूर्वावस्था यानी प्रोफेज के अंदर ये सब विलुप्त हो जाते हैं। फिर आती है यहाँ पे मध्यावस्था यानी मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होता है? मेटाफेज यानी इसको एम से मोर्फोलॉजी, सीधी सी बात है, यहाँ पे गुणसूत्रों की आकृति या फिर मोर्फोलॉजी का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि मध्यावस्था के अंदर गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन किया जा सकता है। इसमें गुणसूत्र कोशिका के कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। पहले जो गुणसूत्र दिखाई देने लगे थे अब वो कोशिका द्रव्य में फैल गए हैं। देख लो यहाँ पे फैले हुए गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं कोशिका द्रव्य में। इस अवस्था तक गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है, यानी गुणसूत्र जो संघनित हो रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे, वो पूरे पूर्ण हो जाते हैं। और यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मध्यावस्था मेटाफेज के अंदर गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन बहुत ही सरल तरीका से किया जा सकता है। फिर है कि मध्यावस्था में जो गुणसूत्र है वो 2 संततीय अर्धसूत्रों से बना हुआ होता है जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। अभी बताया था गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की सतह पर एक छोटा बिंब के आकार, यहाँ पे देख लो दोनों साइड में बिंब के आकार की संरचना है जिसे बोला जाता है काइनेटोकोर। इसके द्वारा जो तारकाय थे वो जो क्या बोलते हैं उसको तर्कुतंतु थे, वो जो छोटे थे वहाँ पे जाके तर्कुतंतु से ये जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ से हर जगह से यहाँ पे जुड़े हुए हैं ये, उधर ये यहाँ पे तारकाय। सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तर्कुतंतु के जुड़ने का स्थान ये संरचनाएं काइनेटोकोर है, जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्र से जुड़े। एक साइड में तो केंद्र ये गुणसूत्र से जुड़े हैं, दूसरी साइड में वो तारकाय से जुड़े हैं। फिर है कि मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आके स्थित हो जाते हैं। अब ये मध्यावस्था में सारे एक ही लाइन में एक ही मध्य रेखा में स्थित हो गए। इसे बोला जाता है मध्यावस्था पट्टिका। प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव से तर्कुतंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर द्वारा जुड़ा रहता है। यहाँ पे एक साइड से तो काइनेटोकोर द्वारा जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी ओर देखें तो इसका जो संतति अर्ध गुणसूत्र है वो तर्कुतंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर के विपरीत ध्रुव से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे वापस विपरीत ध्रुव से काइनेटोकोर के द्वारा जुड़ा हुआ है। मध्यावस्था पट्टिका हो ही गई है। फिर है कि इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं होती है कि तर्कुतंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं। फिर है गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर जाकर मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों से तर्कुतंतु द्वारा जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पे आती है 3 नंबर पे एनाफेज या फिर पश्चावस्था। इसमें क्या करता है, इसमें सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है। मध्यावस्था पट्टिका पर जो गुणसूत्र आए थे वो प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं। दोनों साइड से खींच रहे हैं वो तो एक साइड से बीच में से टूट के अलग हो जाते हैं। आधे आधे ऊपर चले जाते हैं, आधे इधर नीचे चले जाते हैं। इन्हें संतति अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। पहले पूरा गुणसूत्र था तो उसे गुणसूत्र बोला, अब आधा हो गया तो उसे अर्ध गुणसूत्र बोलेंगे। जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतति केंद्र का गुणसूत्र बनेंगे। जो नया केंद्रक बनेगा उसके अंदर एक एक चले जाएंगे तो वो उसका नया गुणसूत्र बन जाएगा। वे विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो विपरीत ध्रुवों की ओर गति कर रहे हैं। अब इनमें है कि प्रत्येक गुणसूत्र मध्यांश पट्टिका से काफी दूर जाने लगता है। इधर से काफी दूर हो गए, बीच में थी मध्यांश पट्टिका। तब प्रत्येक का गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर होता है। जो गुणसूत्र बिंदु है यहाँ पे वो तो ध्रुव की ओर है, इनकी दूसरी भुजाएं हैं वो इनकी विपरीत ओर है। साथ ही गुणसूत्र की भुजाएं पीछे रह जाती है। अब इसकी विशेषताएं हो गई कि गुणसूत्र बिंदु विखंडित यानी अलग होने लगते हैं और अर्ध गुणसूत्र बन जाते हैं। अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं।
फिर आती है अंत्यावस्था टीलोफेज, इसको बोला जाता है रिवर्स प्रोफेज। जो भी प्रोफेज में हुआ था यहाँ पे उसका उल्टा होना वाला है। उसके अंदर जो भी केंद्रिका थी, जो भी उसमें कोशिकांग थे, वो सारे गायब हो गए थे। इसके अंदर सारे के सारे वापस दिखाई देने लग जाते हैं। उसके अंदर जो गुणसूत्र द्रव्य था वो संघनित हो गया था, यहाँ पे वापस असंघनित हो जाता है और यहाँ पे गुणसूत्र नहीं दिखाई देता है, पूरा ऐसे क्रोमेटिन टाइप का ही दिखाई देता है। और ये दोनों अर्ध गुणसूत्र द्रव्य हो गया, दोनों साइड में चले जाते हैं और अलग अलग दिखाई देते हैं। समूह के रूप में ये एकत्रित हो जाते हैं। फिर है कि गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं और इनकी जो पृथक पहचान है वो समाप्त हो जाती है। अब हम ये नहीं कह सकते देख के कि कहाँ पे गुणसूत्र है, इनकी हम अलग से गुणसूत्र की यहाँ पे पहचान नहीं कर सकते। पूरा मिक्सअप यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्रोमेटिन के रूप में। गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे गुणसूत्र के समूह के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण, यानी अलग से नया केंद्रक बन गया है, 2 केंद्रक बन गए। केंद्रिका, गोल्जिकाएं व अंतर्द्रव्य जालिका का पुनर्निर्माण हो जाता है। जो भी केंद्रिका, जितने भी कोशिकांग थे यहाँ पे गायब हुए थे, वो सारे अब वापस यहाँ पे बनने लग जाते हैं, दिखाई देने लगे। यहाँ पे ये केंद्रिका है और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस हो गया। अब हम देखेंगे साइटोकाइनेसिस, यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन। सूत्रीय विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रकों में संपत्रिक होना, जिसे केंद्रक विभाजन कहते हैं। अगर केंद्रक विभाजन हो गया, 2 केंद्रक में बंट गया, तो उसे केंद्रक विभाजन कहेंगे। फिर है कि कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। यहाँ पे बस बीच में से टूटना ही बाकी है, तो ये अपने आप ही कोशिका टूट जाती है बीच में से और 2 भागों में विभाजित हो जाती है, 2 कोशिकाएं अलग अलग हो जाती है। इसे कहा जाता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। अब प्राणी कोशिका के अंदर देखें तो उसके अंदर क्या होता है कि कोशिका भित्ति तो होता नहीं है। कोशिका भित्ति नहीं होती है तो यहाँ से बीच से ही कोशिका ऐसे पृथक होने लगती है और 2 भागों में अलग अलग हो जाती है। इसे बोला जाता है खांच बनने से, यानी खांच विधि के द्वारा प्राणी कोशिका का अंदर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। लेकिन पादप कोशिकाओं के अंदर डिफरेंट है, क्योंकि उसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो पादप कोशिकाओं में नई कोशिका भित्ति निर्माण, उसके अंदर बीच में नई कोशिका भित्ति का निर्माण होने लगता है। यहाँ पे बीच के अंदर से, जैसे देखा प्राणी कोशिका के अंदर साइड से टूटती टूटती वो टूट जाती है, लेकिन यहाँ पे जो पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति है तो साइड से तो वो टूट नहीं सकती, इसलिए यहाँ पे वो बीच के अंदर से ऐसे नई कोशिका भित्ति का निर्माण करती है और फिर पूरी भित्ति बन जाएगी, तो दोनों अलग अलग हो जाएगी। इसे बोला जाता है कोशिका पट्टिका। ये कोशिका पट्टिका के द्वारा ही, यानी मध्य पट्टिका जो हमने पहले पढ़ा था, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है, उसके द्वारा ही यहाँ पे कोशिका का विभाजन या फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। फिर यहाँ पे जो सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया थे, हरित लवक थे, इनका भी दोनों संतति कोशिकाओं में वितरण हो जाता है। एक नई चीज़ है कि कुछ कोशिकाएं हैं या फिर कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर केंद्रक का विभाजन है, वो तो कोशिका द्रव्य में केंद्रक का विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता। केंद्रक का तो विभाजन हो रहा है, लेकिन वो उनके अंदर कोशिका द्रव्य का विभाजन हो ही नहीं पाता, तो वो एक ही कोशिका के अंदर बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं और ऐसी बहुकेंद्रकीय कोशिका को सहकोशिका कहते हैं। उदाहरण हो गया यहाँ पे नारियल का तरल भ्रूणपोष, या फिर नारियल का जो पानी होता है उसे ही बोला जाता है। वो सिर्फ ऐसे केंद्रक ही केंद्रक बन जाते हैं अंदर ही अंदर, लेकिन उसके अंदर कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। फिर है कि सूत्रीय विभाजन का महत्व क्या है। यहाँ पे ये है कि केवल द्विगुणित कोशिकाओं में ही ये होता है। अपवाद हमने देखा था, नरमधुमक्खी था, और यहाँ पे पादपों में जो अगुणित और द्विगुणित दोनों में होता है वो भी एक टाइप से अपवाद ही है। इस विभाजन से बनने वाली द्विगुणित संतति कोशिकाएं साधारणतः समान आनुवंशिक अवयव वाली होती है, यानी जेनेटिक्स को आगे बढ़ा रही है। ये अपनी बहुकोश की जीवधारियों की वृद्धि सूत्रीय विभाजन के कारण होती है, और जो बहुकोश के जीव है उनकी वृद्धि तो इसी समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होती है। साथ में ये एक काम और करती है कि ये केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रखती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कोशिका के अंदर जो केंद्रक और कोशिका द्रव्य है उसका अनुपात अलग अलग हो जाता है, लेकिन जैसे वो विभाजित होगी तो वो अलग अलग हो जाएगा, या फिर अनुपात वो सेम रहेगा अपने कोशिका के अकॉर्डिंग। फिर है कोशिका मरम्मत में भी हेल्प करती है। ये साइड वाले देख लो आप, इजी है। देन यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन क्या है कि इसमें
कोशिका ये विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इस प्रकार के विभाजन को ही अर्धसूत्री विभाजन कहता है। नाम से पता चल रहा है अर्धसूत्री विभाजन क्यों है, क्योंकि उसके पापा के अंदर 46 गुणसूत्र है लेकिन उसके बेटे के अंदर मान लो कि वहाँ पे 23 गुणसूत्र ही होंगे, यानी इसके अंदर आधी रह जाएगी गुणसूत्रों की संख्या कोशिका के अंदर। तो जैसे यहाँ पे जो युग्मकों के निर्माण के लिए ये वाला विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन। देन यहाँ पे है कि पादपों एवं प्राणियों में युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं। मुख्य विशेषताएं क्या होगी, 2 अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं जिसे अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड कहते हैं। इसके अंदर ये 2 भागों में होती है, पहले अर्धसूत्री फर्स्ट होगा, दूसरी होगी अर्धसूत्री सेकंड। जो अर्धसूत्री फर्स्ट है ये तो मतलब अर्धसूत्री, इसमें तो ऐसा अर्धसूत्री विभाजन के जैसा होगा, लेकिन जो अर्धसूत्री सेकंड है वो हम देखें तो पूरा यहाँ पे समसूत्री विभाजन के जैसा ही होता है। इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक चरण ही पूर्ण होता है, यानी इसमें सिर्फ एक बार ही डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, दोनों के अंदर नहीं होगा। ऐसी अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों की प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्ध गुणसूत्र के बनने के बाद अर्धसूत्री फर्स्ट अवस्था प्रारंभ होती है। अर्धसूत्री सेकंड विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगलन और पुनर्योजन यानी रिकॉम्बिनेशन होता है। तो समजात गुणसूत्र है उससे क्या होगा, पैतृक गुणसूत्र बनेगा, यानी एक जैसे गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र का मतलब पैतृक गुणसूत्र होते हैं एक ही जैसे, अपने अपने, सीधा बोल दो भाई भाई। अब यहाँ पे अर्धसूत्री सेकंड के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है, इंपॉर्टेंट है। पहले वहाँ पे 2 ही बन रही थी लेकिन यहाँ पे 4 अगुणित बनेगी, वहाँ पे 2 द्विगुणित बन रही थी, यहाँ पे 4 अगुणित कोशिकाएं बनेगी। अर्धसूत्री विभाजन को निम्न अवस्था में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकंड। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इनमें दोनों में सेम है, इसमें फर्स्ट हो गई, इसमें सेकंड हो गई। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन की जो फर्स्ट है ये पूरे कोशिका विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था है जो है प्रोफेज फर्स्ट। इसके अंदर और आ जाती है 5 नई प्रावस्थाएं, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकिटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। बार बार याद करो, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकिटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। अभी हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट देख लेते हैं पहले। इसके अंदर अभी बताया था कि 5 प्रावस्थाएं और थी, तो पहले प्रोफेज फर्स्ट देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की फर्स्ट की पूर्वावस्था की तुलना समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से की जाए तो ये अधिक लंबी और जटिल होती है। इसकी समसूत्री विभाजन से तुलना करो या फिर पूरे कोशिका विभाजन से तुलना करो, ये प्रावस्था सबसे लंबी नहीं होती है। इसके अलावा सबसे लंबी यहाँ पे कौन सी है, सबसे लंबी यहाँ पे है डिप्लोटिन, क्योंकि उसके अंदर जो क्या होता है कि अंडक होते हैं उसमें द्विपट महीनों और वर्षों के बाद में वो समाप्त होती है। तो अगर यहाँ पे हम जो समसूत्री विभाजन वाली प्रोफेज से इसकी तुलना करें तो ये बहुत ज़्यादा लंबी और जटिल होती है, क्योंकि इसके अंदर 5 और प्रावस्थाएं आ रही है। तो गुणसूत्रों के व्यवहार, इसके अंदर जो सबसे लंबी है वो डिप्लोटिन है। तो गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इसे 5 प्रावस्थाओं में बांटा गया, जाइगोटिन, पेकिटिन, डिप्लोटिन, लेप्टोटिन और डाइकाइनेसिस। नाम याद रख लेना। फर्स्ट वाली आती है हमारी लेप्टोटिन। तो साधारणतः सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर तनुपट लेप्टोटिन अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इसमें गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्र गुलदस्ते के जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इसको गुलदस्ता प्रावस्था कहते हैं। साथ ही इसमें गुणसूत्र एवं केंद्रक झिल्ली के पास गुलदस्ते के जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इसको गुलदस्ता प्रावस्था कहा जाता है। इसके उपरांत पूर्वावस्था फर्स्ट का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है जिसे युग्मपट कहते हैं। इसके बाद आती है यहाँ पे जाइगोटिन। इसमें समजात गुणसूत्र आपस में जोड़े बनाते हैं जिसे सिनेप्सिस या फिर सिनेप्टोनिमल जटिल कहा जाता है। सीधा इतना याद रख लो, इतना जरूरी नहीं है आपको पढ़ने के लिए। फिर आती है यहाँ पे पेकाइटिन। पेकाइटिन में क्या होता है कि यहाँ पे जीन विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम हेल्पफुल है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। पेकाइटिन क्या होता है, हमारे आनुवंशिक पदार्थ का इसमें आदान प्रदान होता है। जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर की घटना भी पेकाइटिन के अंदर ही होती है। इसके लिए जो एंजाइम काम में आता है वो हमारा है रिकॉम्बिनेज एंजाइम, याद रखना इंपॉर्टेंट है। डिप्लोटिन में क्या होता है, डी सिनेप्सिस होता है। डी सिनेप्सिस का मतलब, सिनेप्सिस में क्या हुआ था, सिनेप्सिस में तो जो समजात गुणसूत्र थे सेम जो भाई भाई थे वो आके जुड़ गए थे, वो पूरे एकदम चिपके हुए जुड़े हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसमें डी सिनेप्सिस हो रहा है, यानी वो वापस अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे गुणसूत्र है वो बीच से अलग हो रहे हैं, तो वहाँ पे और किनारों से चिपके हुए हैं, तो वो ऐसे अक्ष जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। इसे बोला जाता है काई एजमेटा या का निर्माण, या फिर अक्ष संरचना काई एजमेटा का यहाँ पे निर्माण होता है।
और जो कुछ कशेरुकी होते हैं उसके अंदर ये जो प्रावस्था है ये महीनों से वर्षों तक ये चलती रहती है। ये सबसे लंबी प्रावस्था है इसके अंदर, क्योंकि अंडाणु निर्माण के अंदर ये बहुत ज़्यादा महीनों वर्षों तक ये चलती रहती है। फिर आती है यहाँ पे डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हर एक चीज़ का यहाँ पे क्या हो रहा है, उपांति भवन हो रहा है। उपांति भवन का मतलब कि सब कुछ वापस नॉर्मल हो रहा है, सब कुछ जो कायजमेटा था उसका अंत हो गया यहाँ पे। और साथ ही इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्णतः संघनित हो जाते हैं। वापस गुणसूत्र तर्कुतंतु एकत्रित होकर समजात गुणसूत्रों को अलग करने के लिए सहयोग करते हैं और अंत तक केंद्रिका अदृश्य केंद्रिका भी दिखाई नहीं देती और केंद्रक आवरण झिल्ली भी विघटित हो जाती है। लास्ट में जो प्रोफेज में नॉर्मल होता है वो सब इसके अंदर आके हो जाता है। फिर यहाँ पे आती है मध्यावस्था यानी मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि अभी हमने समसूत्र विभाजन तो पढ़ा ही है, लेकिन यहाँ पे उसमें एक पट्टिका बन रही थी, यहाँ पे दो मध्य पट्टिकाओं का निर्माण होता है। साथ ही यहाँ पे विपरीत ध्रुवों के तर्कुतंतु की सूक्ष्म नलिकाएं हैं वो समजात गुणसूत्रों के जोड़ों को काइनेटोकोर से चिपकी रहती है और उनको खींचती है अपने। फिर आती है पश्चावस्था फर्स्ट यानी एनाफेज। फर्स्ट के अंदर क्या होता है, समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, जबकि संतति अर्ध गुणसूत्र जो गुणसूत्र बीच में टूट के अलग अलग हो जाते हैं, जबकि संतति अर्ध गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु से वो जुड़े रहते हैं। यहाँ पे सेंट्रोवीरियर का विभाजन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एनाफेज फर्स्ट के अंदर यहाँ पे विभाजन नहीं होता है। जो आगे वाली एनाफेज आएगी उसके अंदर जो संतति गुणसूत्र है सेंट्रोमियर का विभाजन वहाँ पे होगा। फिर आती है अंत्यावस्था फर्स्ट यानी यहाँ पे ये टिलोफेज है। केंद्रक आवरण और केंद्रिका पुनः स्पष्ट होने लगते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है। कोशिका द्विक दो अर्धसूत्रीय विभाजन के बीच की अवस्था को अंतरावस्था यानी इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इसके बाद में इंटरकाइनेसिस आती है। इनके बीच में जो गैप आ रहा है अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड और अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट के बीच में, उसे बोला जाता है इंटरकाइनेसिस। छोटा सा गैप है जिसमें कोशिका इसमें डीएनए का द्विगुणन नहीं होता है। और पूर्वावस्था सेकंड के बारे में आती है और ये पूर्वावस्था फर्स्ट से काफ़ी सरल होती है। फिर आता है अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया, बट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको इसमें अच्छे से हाईलाइट कर दी है। तो अगर आपको ये फिर भी डिटेल में पढ़ना है तो ये एनसीईआरटी जो मैंने पहले से इसको पूरा चैप्टर में रीडिंग करवा रखी है, तो वहाँ पे आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। बाकी इतना इनफ है। अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड में क्या है, ये पूरा अर्धसूत्रीय विभाजन पूरा समसूत्रीय विभाजन के जैसा है। जो हमने समसूत्रीय विभाजन में पढ़ा है सेम उसके जैसा है। अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड सामान्य समसूत्रीय विभाजन के समान होता है। डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। पहले वाले में क्या होगा कि गुणसूत्र संघनित होकर वो ऐसे दिखाई देने लग जाते हैं और यहाँ पे जो ध्रुवों की ओर तारका गति करते हैं, फिर यहाँ पे इनको काइनेटोकोर से ये जुड़ जाते हैं तर्कुतंतु के द्वारा और बाद में ये इनको खींच के अलग कर देते हैं, जहाँ पे बाद में इनमें मध्य पट्टिका का निर्माण होगा। यहाँ पे मध्य पट्टिका बन गई है। फिर यहाँ पे जो अलग अलग है वो हो जाएंगे गुणसूत्र है। फिर यहाँ पे अलग अलग केंद्रक द्रव्य में ऐसे विभाजन हो गया। तो यहाँ पे 4 कोशिकाएं बन रही है, लास्ट में समसूत्री में 2 बन रही थी। यहाँ पे अगुणित है ये। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो एनाफेज सेकंड है उसके अंदर सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। एनाफेज फर्स्ट के अंदर सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता। बाकी सारा इसमें सेम है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या है। अर्धसूत्रीय विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा लैंगिक जनन कराने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है। उसके अंदर उनके गुणसूत्रों की संख्या संरक्षित रह रही है, मतलब सेम गुणसूत्रों की संख्या उसके अंदर रह रही है आधी। यद्यपि विरोधाभासी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसके द्वारा जीवधारियों की जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक विभिन्नताएं बढ़ती जाती है। आधी हो रही है इसका मतलब, और दूसरे वाले से वो चिपक रही थी गुणसूत्र के जो इसकी सिस्टर क्रोमेटिड था उससे वो चिपक रही है, तो उसके अंदर उस वाले कुछ ऐसे आनुवंशिक विभिन्नताएं आ रही है जिसके कारण उसमें आनुवंशिक विभिन्नताएं बढ़ती जाती है। यह विकास की प्रक्रिया के लिए विभिन्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। चौथा यहाँ पे देखिए कि जनन कोशिका में गुणसूत्र का निर्धारण भी यहीं से होता है और क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय के द्वारा यहाँ पे आनुवंशिक विभिन्नताएं बढ़ती है। ओके, खत्म। बाय बाय, टेक केयर।